नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज के अपराध की जो कहानी है वह इस कहानी में कोई गोली नहीं चलती है, कोई मर्डर नहीं होता है, कोई चाकूबाजी नहीं होती है और मारने वाला एसिड चेहरे पर मारता है और जो पीड़िता थी वह बहुत तकलीफ़ सह करके 1 महीने तक ज़िंदा रहती है, फिर बाद में मौत के आगोश में समा जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह दिल्ली के नरेला के प्रीति राठी की कहानी है। नरेला के रहने वाले अमर सिंह राठी का परिवार 1 मई 2013 को बहुत खुश था। उनकी बेटी जो थी प्रीति राठी, उसने बहुत गर्व का काम किया था। 23 साल की प्रीति ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई किया था और वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दिया था। उसी समय इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली थी और प्रीति राठी ने भी नर्स के लिए अप्लाई किया था और एग्ज़ाम में पास भी हो गई थी। अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना के ऑफिस में रिपोर्ट करना था। प्रीति ने नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए सेलेक्ट कर ली गई थी और उसे INS बम्बई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से वह मुंबई जा रही थी। कुल मिला जुला कर वह नौसेना में नर्स के पद पर उसे पोस्टिंग मिल गई थी और उसके पिता अमर सिंह राठी उसे बम्बई तक छोड़ने जा रहे थे और उनके साथ चाचा विनोद कुमार दहिया और उसकी चाची सुनीता दहिया भी साथ में थे। इन सभी लोगों को गरीब रथ से बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंचना था। 1 मई 2013 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वह गाड़ी आकर रुकी थी और समय से थी और गाड़ी थी गरीब रथ एक्सप्रेस। सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए थे, लेकिन ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। उसमें इन्हीं लोगों के पास एक युवक बैठा हुआ था जो अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक टोपी थी। उसे किसी से मतलब नहीं था, वह किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, वह चुपचाप था और कभी बाथरूम के पास कभी जा रहा था तो कभी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता था और बार बार वह प्रीति को देख रहा था। इस कारण प्रीति के परिवार वाले कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। गरीब रथ एक्सप्रेस अपने गंतव्य यानी बांद्रा टर्मिनल तक पहुंच गई थी। तारीख भी बदल गई थी। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी और सुबह के 8:05 पर ये लोग बांद्रा टर्मिनल के सेकेंड प्लेटफार्म पर दूसरे नंबर के प्लेटफार्म पर थे। प्रीति और परिवार वाले, इनके पिताजी अमर सिंह राठी और चाचा और चाची, ये लोग चारों आदमी उतर जाते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं। तो प्रीति को थोड़ा ज़्यादा बैठने की वजह से थोड़ी थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी और वह धीरे धीरे चल रही थी। परिवार वाले उससे आगे थोड़ा तेज़ चल रहे थे।
वह उन लोगों से थोड़ी पीछे हो गई थी, तो फिर उसने भी अपना चाल तेज कर लिया था। तभी उसे मालूम हुआ, महसूस हुआ कि उसके कंधे को किसी ने छुआ है, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वह रुक जाती है और पीछे मुड़ कर देखती है, और तब उसे समझ आता है कि यह वही लड़का था जो दिल्ली से बांद्रा टर्मिनल तक उसके साथ आया था, उन लोगों के साथ, और जिसने अपना चेहरा गमछे से छिपाया था ना। प्रीति कुछ समझ पाती इसके पहले वह लड़का अपने बैग से एक डिब्बा निकालता है और उसमें से कुछ निकाल कर प्रीति के चेहरे पर फेंकता है, और फिर वह लड़की प्रीति खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बेटी का चिल्लाना सुन करके परिवार वाले जो आगे चल रहे थे, पिताजी और चाचा चाची, दौड़ते हुए पीछे की तरफ उसके पास आते हैं और देखते हैं कि इसका चेहरा जो है वो जल रहा है, मांस के पूरा चेहरा जल चुका है, और उसके कपड़ों से कुछ एसिड उनके हाथों पर भी गिर जाता है उसको संभालने के चक्कर में, और वे लोग समझ जाते हैं कि इस पर एसिड से वार किया गया है, एसिड फेंका गया है इसके चेहरे पर। आनन फानन में वे लोग वो जो रेलवे के जो पुलिस होते हैं उन लोगों के पास जाते हैं, और वह रेलवे पुलिस अब ये प्रीति राठी को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। लेकिन भाभा हॉस्पिटल ये लोग जाते नहीं हैं, इसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि नज़दीक के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में इसको जल्दी जल्दी भर्ती करवाया जाता है, और वह नकाबपोश जो एसिड जिसने फेंका था वह भागने लगता है। तभी समीर नाम का एक लड़का, समीर शेख जो लड़का था, उसके पीछे पीछे भागता है और अपने दोस्तों को भी, सलीम और सलमान को भी आवाज़ लगाता है कि दौड़ो दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो। अब तीनों दोस्त उसका पीछा करते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर वह लड़का जिसने एसिड फेंका था प्रीति राठी के चेहरे पर, भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। पुलिस मौके पर आकर पंचनामा बनाती है और प्रीति की हालत को देखकर गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पुलिस प्रीति का बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है। मसीना हॉस्पिटल में जाकर जब पुलिस वहां जाती है तो उसे पता चलता है पुलिस को कि प्रीति की आवाज़ जो है वह कुदरती छीन चुकी है। चेहरा जल जाने के कारण उसकी आवाज़ भी जा चुकी थी, उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और उसका बयान नहीं लिया जा सका। इस घटना को हुए अभी कुछ ही समय हुए थे कि मीडिया वालों ने इस चर्चा को पूरे देश में आग की तरह फैला दिया, और तब लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे सड़कों पर उतर करके, और इसका पुलिस पर भारी दबाव पड़ चुका था। अपराधी की स्केच तैयार कर ली गई थी, जो सलीम था और समीर शेख और सलमान की सहायता से उन लोगों के बताने पर जो अपराधी का स्केच तैयार किया गया। और इसी बीच 4 मई
2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन से फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल पूछता है। इस बात को वह अपने पिता से बता देती है, अमर सिंह राठी से बताती है कि एक लड़का ने फ़ोन किया था और दीदी का हाल चाल पूछ रहा था। अब अमर सिंह राठी जी इस बात को खुद हजम नहीं कर पाते हैं और पुलिस को सारी बात बता देते हैं कि एक पवन कुमार नाम का लड़का जो है हमारे घर पर फ़ोन करके और प्रीति का हाल चाल पूछ रहा था। अब पुलिस प्रीति के पास जाती है और पवन के बारे में पूछती है, लेकिन प्रीति तो बोल नहीं सकती थी। वह कागज़ पर 3 नाम लिखती है, पवन, सत्यम, अंकुर, यानी कि इन्हीं 3 लोगों में से वह कोई हो सकता है। पुलिस सोचती है कि एसिड पवन ने ही फेंका है। 9 मई 2013 को पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसी बीच प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और अब उसे बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। 1 जून 2013 को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती हुई वह 1 महीने तक उसकी सांस चलती रही थी, लेकिन उस जिंदगी हार गई और दिल की धड़कन रुकने से 1 जून 2013 को प्रीति की मौत बॉम्बे हॉस्पिटल में हो जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है और 2 जून 2013 को उसकी लाश दिल्ली आती है, लेकिन लाश को अभी जलाया नहीं जाता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और उसके पिताजी अमर सिंह राठी जी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और जब राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलता है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पवन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब सीआईडी जांच की मांग होने लगती है अमर सिंह राठी जी के द्वारा और कोर्ट इस बात के लिए हामी भर देता है कि हाँ, सीआईडी जांच होनी चाहिए और तब सीआईडी मुंबई इस जांच को खुद हैंडल कर रही है इस मामले को और तब पूछताछ में आसपास के पूछताछ में पता चलता है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से जब सीआईडी वाले पूछते हैं तो एक पड़ोसी बता देता है कि अंकुर नाम का एक लड़का प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता था। प्रीति ने साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर उसने धमकी भी दिया था उस लड़के ने कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब पुलिस अंकुर को खोज लेती है और पूछती है कि वह 2 मई 2013 को कहाँ था, 1 मई 2013 को कहाँ था। उसका जवाब गोल मटोल निकलता है, वह सही जवाब सीआईडी वालों को नहीं दे पाता है और तब पुलिस उसके हाथों पर जख्म का निशान देखती है, जैसे एसिड से यह हाथ जला हुआ है हो। पुलिस का शक उस अंकुर नाम के लड़के पर गहरा हो जाता है। पुलिस उसे 17 जनवरी 2014 को मुंबई लाती है और तब पुलिस खूब पूछताछ करती है जब उस लड़के से, तब यह मामला बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि इसी लड़के ने प्रीति राठी के चेहरे पर एसिड फेंका था। उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। वह प्रीति को पसंद करता था, उसने बताया था कि वह प्रीति को पसंद करता था और प्रीति को इंडियन नेवी में जो नौकरी मिल गई थी नर्स की,
और वह बेरोजगार था। इससे उससे बहुत जलन था। उसे घर से ताने मिल रहे थे और उसे मालूम था कि 1 मई को वह मुंबई जाएगी और वह साथ लग गया था। वह ट्रेन में ही एसिड फेंकना चाहता था। पुलिस के पूछने पर उसने बताया था कि वह ट्रेन में ही एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन बहुत भीड़ की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। वह कई बार बाथरूम के दरवाजे पर भी गया था कि कहीं बाई चांस अगर प्रीति बाथरूम में आती है तो वहाँ आसानी से वह उस पर एसिड फेंक सकता था, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिला। और आखिर एसिड फेंकने के लिए वह दिल्ली से बांद्रा टर्मिनल तक पहुंच गया था और तब जा कर के प्लेटफार्म नंबर 2 से निकलते हुए उसे मौका मिला था उस एसिड को लड़की के चेहरे पर फेंकने का। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था और उसके फ़ोन की जो CDR निकलवाती है पुलिस, तो वह 1 मई को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था और 2 मई की सुबह बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर उसका लोकेशन मिल गया था। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत हो गया था और फिर अतिरिक्त सबूत के लिए शिनाख्त करवाई गई थी उसकी, और समीर शेख, सलमान शेख और सलीम शेख ने उसे पहचान लिया था कि हाँ यही लड़का था जिसने एसिड फेंका था, क्योंकि एसिड फेंक कर भागते समय उसका जो गमछा था मुंह पर लपेटा हुआ वह खुलकर गिर गया था नीचे, और तब समीर शेख ने उसे देख लिया था। सुनवाई के दौरान 37 गवाह पेश किए गए थे और वह जब उसकी पेशी होती थी कोर्ट में तब वह मुस्कुराता था, जैसे उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो कि उसने किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया था। वह मौत के आगोश में समा गई थी। 1 महीना वह जले हुए चेहरे के साथ बोलने में असक्षम हो चुकी थी, उसकी आवाज़ भी छीन चुकी थी, लेकिन उसे उस पापी को कोई अफसोस नहीं था। स्पेशल कोर्ट द्वारा अंकुर पवार को 302, 326 के तहत दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाई गई थी और 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी उसे देना था, लेकिन उसे किसी बात का अफसोस नहीं था। वह बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील किया था उसने, और तब लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में।